गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। मैं नीलेश मारे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स एंशिएंट इंडिया। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर जो है उस लास्ट लेक्चर में हमने एंशिएंट इंडिया जो है वो एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था और ये हम डिस्कस करने वाले थे कि आज़ादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी उसके बारे में। सो उसमें हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो रोजगार का ढांचा है वो इंडिया का कैसा है वो देखा था। आज हम कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में देखते हैं। सो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर was prosperous and varieties of crops were grown। भारत का जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स पहले से ही एकदम प्रॉस्पेरियस रहा है और वेराइटी से भरपूर रहा, मतलब विविधता वाला रहा है और उसके अंदर काफ़ी प्रॉस्पेरियस जो है समृद्धि जो है वो भी रही है। विलेजेस वेयर सेल्फ रिलायंट एंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ, शूज एसेट्रा वेयर प्रोड्यूस्ड इन द विलेज इकोनॉमी। सो अगर विलेजेस की अगर बात करें तो विलेजेस में ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ग्रामीण आबादी की जो भी आवश्यकता थी, जिसमें फूड हो गए, जिसमें ग्रेन्स हो गए, जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, जिसमें फ्रूट्स हो गए, जिसमें क्लॉथ्स हो गए या शूज़ हो गए, ये सभी चीज़ वस्तु जो है या ये सभी वस्तु जो है इन सभी का उत्पादन इंडिया के अंदर पहले से ही होता था। वेज कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग वेर आल्सो अंडरटेकन। और साथ ही साथ उसी के साथ अगर आप देखोगे तो पशुपालन और कैटल रेयरिंग, मतलब कि जो खेती के साथ जुड़ी हुई जो भी प्रवृत्ति है या जो भी वस्तु है उन सभी का प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होता था। दस विलेज लाइफ वाज वेरी हैप्पी। और इस तरह से अगर देखोगे तो उस समय की जो भी विलेज लाइफ थी वो विलेज लाइफ बहुत ही बेस्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ बताया गया आपको कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया जो है वो पहले से एकदम प्रॉस्पेरियस और वैरायटी से भरपूर कंट्री थी। विलेजेस के अंदर रहने वाले जितने भी लोगों की जो भी चीज़ वस्तुएं थी उन सभी का इंडिया के अंदर अच्छे से उत्पादन होता था। उसमें कैटल रेयरिंग से लेकर डेयरी फार्मिंग तक सभी प्रवृत्तियाँ होती थी, सारी एक्टिविटी होती थी। और इस तरह से इंडिया के जो भी विलेजेस थे वो विलेजेस काफ़ी हैप्पी थे। सेकंड है इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रियन राय चौधरी, एक इतिहासकार जो थे इंडिया के, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रियर टू 19th सेंचुरी इंडिया वाज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द सम आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। भारत जो है वो भारत औद्योगिक वस्तु का उत्पादन करने वाला एक सबसे बड़ा देश था और सबसे प्रोमिनेंट सेंटर्स, मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंस, सबसे आगे आने वाला देश था। India was known for cotton, jute, muslins, wool, idol making, indigo, terracotta, earthware, etc. Some of these goods were exported. So इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले से ही कच्चा रेशम हो गया, गर्म कपड़े हो गए, या ताड़पत्री हो गई, या मूर्तियाँ हो गई, शॉल हो गई, नील हो गई, ये सभी वस्तुएं जो है सभी वस्तु बनाने का कामकाज इंडिया के अंदर पहले से ही चल रहा था। सो सम ऑफ दिस गुड्स वेयर आल्सो एक्सपोर्टेड। और ये जितने भी गुड्स है इसमें से अधिकतर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी वस्तुएं थे वो वस्तुओं को इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट्स करने में भी काफ़ी फेमस था। इंडिया के द्वारा काफ़ी ऐसी वस्तु जो है वो वस्तु उस समय एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स इंडिया के बाहर की जाती थी। सर्विस, सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, इवन बिफोर 600 BC इंडिया हैड सिस्टम ऑफ मिंटिंग मेटल कॉइन्स। लगभग अगर आप 600 साल पहले की अगर बात करोगे तो इंडिया के अंदर कई तरह के जो मेटल कॉइन्स थे वो मेटल्स कॉइन इंडिया के अंदर उस समय यूज़ किए जाते थे, बनाए जाते थे। और स्पेशली तब जब ट्रेडिशनल एक्टिविटी या फिर अर्बन एरियाज़ का जो विकास है वो होता। तो शी हैड अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग एंड सीवेज। और ये उस समय की जो प्लानिंग थी ये बहुत ही बढ़िया थी और काफ़ी अच्छे प्लानिंग मानी जाती थी। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम,
पॉलिटिकल सिस्टम जो थी वो भी कैसी थी उस समय, स्टेबल थी, मतलब स्थिर थी। यूनिटी अमंग पीपल्स, लोगों के बीच में जो भी यूनिटी है, जो भी एकता है वो। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स एंड मैन्युफैक्चर गुड वाज प्रॉस्पेरियस। और इसका रीज़न है कि उस समय जो भी ट्रेड होता था उसमें एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा बनाया जाता था और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वाज प्रॉस्पेरियस, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो भी माल सामान था वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में था, काफ़ी समृद्ध था। एविडेंस ऑफ दिस आर फाउंड एट लोथल। और इसके अगर हमें एविडेंस चाहिए तो वो एविडेंस गुजरात राज्य के भी जो लोथल शहर है, उस लोथल शहर में हम लोग 500-600 साल पहले की भारतीय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेशनल इनकम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम या जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो प्रॉस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रियन अंगुस मेडिसन्स, एक बहुत बड़े इतिहासकार के हिसाब से अगर देखा जाए जिनका नाम था अंगुस मेडिसन, उन्होंने ऐसा कहा, इंडिया वाज एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरियर विथ शेयर ऑफ 25% ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो इंडिया लगभग पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉस्पेरियस कंट्रीज़ है उनमें से 25% का जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो सिर्फ उस समय इंडिया ही शो करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य डेस्टिनी। और ये कब, जब मौर्य शासन चल रहा था, मौर्य राजा का जब भी समय काल चल रहा था उस समय की यह बात है। ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्रेजेंट इंडिया वेयर अंडर वन रूल्स। और मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो जो जियोग्राफिकल एरिया था इंडिया का वो भी उस समय उसी रूल्स में आता था। ड्यूरिंग द मुगल रूल्स इंडिया कमांडेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ साउथर्न एशियन रीजन्स। और इसी समय 17वीं सदी के अंत तक अगर देखोगे तो जब मुगल शासन जो है वो मुगल शासन का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और साउथ एशिया के 90% शासन उनकी सत्ता के अधीन था। तो 90% इंडिया कमांडेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ सोशियन एशियंस रीजन एंड हाई टैक्स एंड एक्साइज वेयर आल्सो जनरेटेड। और इसी के कारण लगभग अगर देखा जाए तो एक इक्वल टैक्स जो है वो इक्वल टैक्स जो है वो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो है एक समान लागू कर दी थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब अराउंड 1700 AD द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज 10 करोड़ पाउंड। और जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, सो ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब 718 द नेशनल इनकम इंडिया वाज 10 करोड़ पाउंड्स। तो जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, 17वीं सदी चल रही थी, उस समय अगर देखोगे तो भारत की जो राष्ट्रीय आय, इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम कितनी थी, 10 करोड़ पाउंड जो है वो थी। एक्चुअली द फॉरेनर्स कम इन टू इंडिया फॉर हिज रिचेस ओनली। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसके बाद विदेशी प्रजा के व्यापार के कारण भारत में उनका इसी तरह से आगमन हुआ। और एक्चुअली द फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर हर रिचेस ओनली। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो भी विदेशी प्रजा आई, फॉरेनर ट्रेडर्स जो भी आए, फॉरेनर्स जो भी आए, वो इंडिया की ये जो रिचेस है इसे देखकर ही आए। दस द एंशियंट एज वाज अ गोल्डन एज। और इसीलिए इंडिया का जो एंशियंट एज था, एंशियंट एज जो प्राचीन समय जो था, प्राचीन समय उस समय का एक गोल्डन एज जो है वो गोल्डन एज माना जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया जो है वो रिचेस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरह से उस समय भी ग्रोथ किया हुआ था, इसीलिए लोग जो है वो इंडिया के अंदर आते थे। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में अब तक देखा एंशियंट इंडिया, प्राचीन इंडिया कैसा था, उस समय का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो रोजगार का ढांचा था वो कैसा था, एग्रीकल्चर, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन जो है वो कैसी थी, इंडस्ट्रीज, उद्योग उस समय के कैसे थे, सर्विस,
सेवा क्षेत्र जो है उसका विभाग कैसा था, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो किस तरह से, इन सभी के बारे में हमने अब तक पढ़ा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, कि ब्रिटिश रूल्स के पहले, भारत को आज़ादी मिले उसके पहले, और जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर चल रहा था तो वो ब्रिटिश रूल्स के समय मतलब स्वतंत्रता पूर्व अगर मानोगे आप तो 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, 1857 के बाद जब ब्रिटिश रूल्स जो है वो स्ट्रिक हुए, तब से लेके बिफोर 1947 तक, मतलब 1947 तक, उसके पहले इंडिया की जो सिचुएशन थी वो इंडिया की सिचुएशन क्या थी उसके बारे में हमें जो है वो हमें हमारे अगले लेक्चर जो है अगले लेक्चर में उससे बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, पढ़ना है। तब तक के लिए आप अभी जो पढ़ाया वो रीड कीजिए, लर्न कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक